नमस्कार, मैं सारिका पंकज हूँ। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पुत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूँ, जिन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। और पिता भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। आज का पत्र है 11वां पत्र, जिसमें जातियों का बनना बताया गया है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जातियों का बनना कैसे शुरू हुआ। मैंने पिछले खतों में तुम्हें बतलाया है कि शुरू में जब आदमी पैदा हुआ था तो बहुत कुछ जानवरों से मिलता था। धीरे धीरे हजारों वर्ष में उसने तरक्की की और पहले से ज्यादा होशियार हो गया। पहले वो अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज्यादा अक्ल की बात है और उसमें जान जाने का डर भी कम है। एक साथ रहकर वो ज्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं। भेड़, बकरियां और हिरन, यहाँ तक कि हाथी भी झुंड में ही रहते हैं। जब झुंड सोता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता है। तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानी तो पढ़ी ही होगी। रूस में जाड़ों के दिनों में ये झुंड बंधा कर चलते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, और जाड़ों में तो उन्हें ज्यादा भूख लगती है, तो आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक भेड़िया कभी आदमी पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन उनका एक झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि वो कई आदमियों पर इकट्ठे ही हमला कर बैठता है। तब आदमियों को अपनी जान लेकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है। इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वो मिलकर झुंडों में रहना था। इस तरह जातियों यानी कि फिरकों की बुनियाद पड़ी। वे साथ साथ काम करने लगे थे, वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल रखता था और तब अपना। अगर जाति पर कोई संकट आए तो एक आदमी जाति की तरफ से लड़ता था, और अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता तो बाहर निकाल दिया जाता था। अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वो जाति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना ही पड़ता है। जानवरों के झुंडों में भी तो सरदार होते हैं। जातियों में वही आदमी सरदार चुना जाता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता था, इसलिए कि उस जमाने में बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लड़ने भिड़ने पाए। हाँ, एक जाति दूसरी जाति से लड़ सकती थी और लड़ती भी थी। ये तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेला ही लड़ता था। शुरू की जातियां बड़े बड़े परिवारों की तरह ही रही होंगी। उसके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे। ज्यों ज्यों ये परिवार बढ़े, जातियां भी बढ़ी। उस पुराने जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातियां बनने के पहले। न उनके पास कोई घर था, न कपड़े थे। हाँ, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती होंगी और उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा। अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे। उसे अपने चारों तरफ इस दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे। प्रकृति भी उसे दुश्मन मालूम होती होगी, क्योंकि ओले, बर्फ और भूचाल वही तो लाती थी। बेचारे की दशा कितनी दीन थी। जमीन पर रेंग रहा है और हर एक चीज से डरता है, इसलिए कि वो कोई बात समझ नहीं सकता। अगर ओले गिरते तो समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशाना मार रहा है। वो डर जाता था और उस बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, जो उस पर ओले और पानी या बर्फ गिरा रहा था। लेकिन उसे खुश करे भी तो कैसे करे? न वो बहुत समझदार था, न होशियार था। उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी तरह होगा और खाने की चीजें पसंद करता होगा, इसलिए वो कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि देवता आकर खा लें। वो सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी
बंद हो जाएगा। हमें ये पागलपन मालूम होता है क्योंकि हम मेह या ओले या बर्फ गिरने का सबब तो जानते हैं। जानवरों के मारने से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने नासमझ हैं कि अब तक वही काम किए चले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताज़ा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूं मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ इसी पुस्तक की 11वीं कहानी रहा, जातियों का बनना। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताइए। हम आपकी पसंद की कहानियों को लेकर आएंगे और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, हम अपनी पसंद की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।